नमस्कार साथियों, मैं विनोद कार्तिक लेट्स गेट टीटी पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सब लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए। फिर शुरुआत कर रहे हैं आज के आपके सेशन की। और यहां मैं आपके लिए एक और नया सेशन लेकर आया हूं, प्लांट पर आधारित ही। जितने भी क्वेश्चन कल आप लोगों ने करे थे कल की क्लास में, उससे आगे के क्वेश्चन मैं यहां आप लोगों को कराने वाला हूं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके जो प्लांट मैंने चैप्टर पढ़ा है सारे उस पर आधारित हैं। और पिछले 10 वर्ष में जितने भी क्वेश्चन उस पर आधारित पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहां आप लोगों को करा रहा हूं। तो दोस्तों, एक से एक क्वेश्चन, बिल्कुल रोचक क्वेश्चन, एक के बाद एक रोचक क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने वाला है। लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। बढ़ते हैं आपके अपने सेशन की तरफ और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन सबसे पहले यह आया है कि कल की क्लास में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन था आपका, पहेली ने बूझो से पूछा कि क्या आप निम्नलिखित पहेली को हल कर सकती हैं। मैं सफेद और नरम हूं, मैं बरसात के मौसम में अच्छी तरह से बढ़ता हूं, बच्चे मुझे जमीन से उठाकर प्रणाम करते हैं, लेकिन मृत जानवरों और पौधों से पोषक तत्व मैं प्राप्त करता हूं। अब मैं में ये कौन है, किसने कहा है इसके बारे में? ये जो बात कही गई है पहेली ने पूछी है जो बूझो से कहानी, तो उसका राइट आंसर बताना। पहला नंबर सफेद कमल है, दूसरा मशरूम है, तीसरा मटका है, चौथा सफेद गेंदा है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, ज्यादातर लोगों का आंसर जो कमेंट्स बॉक्स में आया है वो उन्होंने कमल को दिया है, जो कि इसका राइट आंसर नहीं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी मशरूम होगा। राइट आंसर इसका वो जो है वो मशरूम होगा, क्योंकि ये यहां इसमें पूछा गया है पहेली को मैं सफेद हूं, मशरूम सफेद होता है, नरम होता है। इमेज दिखा देता हूं चलो इसकी। अब तो इमेज दिखाने का टाइम आ ही गया है। ये है वो मशरूम। मशरूम की बहुत सारी प्रजातियां हैं, उसमें से एक ये भी है। और जब हम खेलते थे बचपन में, और आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा कि ऐसे छोटा सा उखाड़ लिया और कहते थे कि भगवान की छतरी है, ये भगवान की छतरी है, और उसको नमस्कार करते थे। हमने तो किया है भाई, आप लोगों ने किया है नहीं किया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी मशरूम है। ये मशरूम की ही एक प्रजाति है जिसको छतरी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसका राइट आंसर ए दिया था, जो कि गलत था। ठीक, चलो इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। मशरूम स्प्रेफाइट का उदाहरण है। मशरूम एक कवक है और गर्म परिस्थिति में पौधे के मृत भागों जैसे मृत पेड़, सड़ी लकड़ी, जानवरों पर उगता, जो मरे हुए जानवर होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनके डिके से प्राप्त जो भी अवशेष होते हैं उन पर यह उगाता है। यानी कि यह अवशेषों पर ज्यादातर उगता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चल रहा है, हरे पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, मृतोपजीवी की प्रक्रिया के द्वारा, विषमपोषी प्रक्रिया के द्वारा या सहजीवी प्रक्रिया के द्वारा। तो यहां मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो हरे पौधों की बात की गई है, हरे पौधे जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है वे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, जिसमें जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, और साथ में क्लोरोफिल, हरा वर्णक के नाम से भी जिसको जाना जाता है, हरा वर्णक या क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल जो कि चक्की का काम करता है, प्रकाश आपकी ऊर्जा देने का काम करता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड इसके जो हैं वो रॉ मटेरियल की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, इसका ये जो मैंने आप लोगों को बताया वो सभी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहन के पौधों की खेती में किसान नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग ना करें। यह सलाह दी जा रही है कि जो दलहन वाली खेती है उनके लिए किसान जो है नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का प्रयोग ना करें। ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए, यहां पर बताना है आपको। पहला ऑप्शन है, दलहन के पौधे में दलहन के पौधे में पहले से ही बहुत अधिक नाइट्रोजन यौगिक जमा हो चुके होते हैं। जो दलहन का पौधा होता है उसके अंदर पहले से नाइट्रोजन के बहुत सारे जो यौगिक हैं जमा हो चुके होते हैं। बी की बात करें, दलहन के पौधों को नाइट्रोजन के यौगिकों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे स्वपोषी होते हैं। चलो देखते हैं तीसरा, दलहन का पौधा मृतोपजीवी पोषण द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
या डी दलहन के पौधे सहजीवी संघ से पोषण प्राप्त करते हैं? ये आप लोगों को बताना है। देखते हैं आप लोगों का क्या आंसर आता है। तो यहां इस क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले मैं आप लोगों को दलहन के जैसे दाल वाले पौधे, दलहन मतलब दाल वाले पौधे, जिनके अंदर दाल वाले पौधे जितने भी हैं, मटर है, चना है, या कोई भी दाल है, मसूर है, मूंग है, कोई भी दाल की अगर बात करते हैं, उसकी जड़ें इस प्रकार की होती हैं, जिसकी जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसकी जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये राइजोबियम क्या होता है? अभी आप लोगों ने जो उदाहरण पढ़ा है आज तक, वो सबसे ज्यादा आप लोगों ने पढ़ा है लाइकेन में सहजीविता का संबंध होता है, लाइकेन के अंदर सहजीविता का संबंध होता है। लेकिन अगर बात की जाए तो जो दाल वाले पौधे हैं उनके अंदर भी सहजीविता का संबंध होता है, वो भी सहजीविता के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यहां अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो वापस लौटकर इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तो दलहन के पौधे में पहले से ही बहुत अधिक नाइट्रोजन यौगिक जमा हो चुके होते हैं, ऐसा नहीं होगा। दलहन के पौधे को नाइट्रोजन के यौगिकों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वे स्वपोषी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, यह भी बात गलत है। दलहन का पौधा मृतोजीवी पोषण द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल गलत बात है। वो भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन बनाता है, लेकिन इसकी जड़ में जो पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो पाया जाता है वो होता है परपोषी, वो किसी दूसरे के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करता है। लेकिन उसने जो दाल वाला पौधा है उससे साझेदारी बनाई और साझेदारी बनाकर कहा कि भाई मैं तुझे नाइट्रोजन मैं दूंगा, मेरी तरफ से फ्री है तेरे लिए नाइट्रोजन, तुझे नाइट्रोजन मैं देता हूं, तू सिर्फ मुझे अपने रहने के लिए जगह दे दे, तू मुझे रहने के लिए जगह दे दे। तो यहां क्या करता है, जो नाइट्रोजन युक्त पौधा है, इस दलहन के पौधे में सहजीवी संघ के से पोषण प्राप्त होता है, जो कि मुझे रहने के लिए जगह दे दे। यहां पर उसने जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो उसको नाइट्रोजन देता है और वो उसको रहने के लिए स्थान देता है। तो इसका यहां पर बनता है एक साझेदारी का संबंध, जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। साझेदारी का संबंध लाइकेन के अलावा जो दलहन वाला कोई भी पौधा आ जाए उसका भी आंसर आप इस तरीके से कर सकते हैं, अगर वहां पर लाइकेन न दिया हो और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो यहां इस क्वेश्चन के बाद इसके एक्सप्लेनेशन देख लिए। आमतौर पर फलीदार पौधे, चना, दाल, इन पौधों की जड़ें नोड्यूल्स होते हैं जिनका राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध होता है। ये रहा, यह नाइट्रोजन गैसों के यौगिकों के रूप में परिवर्तित करता है और बदले में पौधों के जीवाणुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करता है। यानी कि ये पौधा जो है खाना और साथ में जगह वो दोनों देता है। वो कहता है कि मैं तुझे नाइट्रोजन दूंगा और तू मुझे अपने घर में जगह दे दे, ठीक, थोड़ी सी जगह दे दे इस दिल में। इसलिए किसानों को खेती के दौरान खेत में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ ये रहा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और कुछ अन्य कच्चे माल की आवश्यकता होती है। बहुत बार यहां मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को बता चुका हूं। अब कच्चा माल वो कौन कौन सा है आप लोगों को बताना है। पहला H2O, दूसरा सौर ऊर्जा, तीसरा SO2 या उपरोक्त सभी। अब कच्चे माल के रूप में वो क्या क्या लेते हैं ये आप लोगों को देखना है। कच्चे माल में अगर बात की जाए तो सौर ऊर्जा भी एक कच्चे माल के रूप में, क्योंकि बिना सौर ऊर्जा के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो अभी इसकी इक्वेशन को दोबारा देख लेते हैं। H2O प्लस CO2, एक सेकेंड, CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड जल और प्रकाश, ठीक, और पर्णनिम, और बनता है आपका C6H12 और 6, और बनता है साथ में जल प्लस ऑक्सीजन। ये यहां से प्राप्त उत्पाद है और ये कच्चे माल के रूप में यहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और कुछ अन्य कच्चे माल। तो क्लोरोफिल तो यहां आवश्यक है, कच्चे माल में प्रकाश भी है, कच्चे माल में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कच्चे माल में जल भी है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। बिल्कुल सही कहा, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सौर ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन निकलती है, ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा क्वेश्चन।
और दूसरा एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये ना सोचे कि मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं देख रहा हूं भाई। कमेंट्स से पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यहां पर आपको सही तरीके से स्टडी करना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल कंसंट्रेट रखिए। जो मैंने कल की वीडियो में पढ़ाया, उससे पहली वीडियो में, जो थ्योरेटिकल वीडियो में जो मैंने पढ़ाया है, उस आधार पर यहां प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले 10 वर्ष में आए हुए हैं, 10 वर्षों से लगातार घूम कर आ रहे हैं। टोटल उस दिन से लेकर आज तक पिछले 10 वर्ष के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड जिस भी तरीके से पूछे गए हैं और आने वाले समय में क्या चेंज किया जा सकता है, उस पर आधारित ही प्रश्न यहां पर। एक क्लास मैंने कल ले ली, एक क्लास मैंने आज ले ली। और अगर आपने बुकों के अंदर देखा होगा तो बुकों के अंदर आपको सिर्फ 10-15 क्वेश्चन दे दिए और एक क्लास फिनिश कर दी। ऐसा नहीं है, एक ही चैप्टर से बहुत क्वेश्चन निकलते हैं। हमारी माइंड के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर हम कितने तरीके से उस क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, हमें ये टेक्निक आनी चाहिए। अगर हमें ये टेक्निक पैदा हो गई हमारे अंदर, हमने ये सीख लिया, तो कोई एग्जाम हमसे बच नहीं सकता। चलो यहां इस क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण प्रकाश संश्लेषण के बारे में सही है? यहां पर समीकरण दिया गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट्स और ओजोन। भाई इसमें ओजोन नहीं बनती है तो ये पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। यानी कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, चलो सही बात है। हाइड्रोजन, ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का प्रयोग नहीं होता। तीसरा नाइट्रोजन, बिल्कुल गलत है। चौथा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीजन। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने बताया, प्लस जल होता है, प्लस प्रकाश होता है, प्लस क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, और इससे बनता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, 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 प्लस बनता है इसमें आपका जल, प्लस बनता है इसमें ऑक्सीजन। तो ये सारी चीजें इसमें बनती है, और जो कि ऑप्शन नंबर डी में सारी चीजें हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दोबारा से यहां पर आपके सामने। और ये एक्सप्लेनेशन जो मेरा लाने का उद्देश्य है, ये उद्देश्य आप लोगों को यहां पढ़ाना नहीं है, लेकिन आपको जो पीडीएफ मिलेगी, आपको जो पीडीएफ मिलेगी, इस बात का सबूत है कि मैं यहां जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे रहा हूं, इनको भी दे दिया, जो मैं यहां इन लोगों को आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, वो एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में के द्वारा भी मिल जाए, क्योंकि पीडीएफ में आपको कोई समझाने वाला होगा नहीं, तो वो एक्सप्लेनेशन वहां पर मिल जाएगा आपको। तो इसका राइट आंसर, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? लाइकेन है, शैवाल है, अमरबेल है या कुकुरमुत्ता? परजीवी की बात कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया पूछा गया है यहां पर परजीवी के बारे में पूछा। परजीवी कौन होता है? जो अपना भोजन किसी अन्य से प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उनको परजीवी कहा जाता है। जो अपना भोजन किसी अन्य चीजों से प्राप्त करते हैं, किसी अन्य पौधों से प्राप्त करते हैं, उनको परजीवी कहा जाता है, जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब लाइकेन क्या है? ये तो सहजीवी है, इसमें सहजीविता का संबंध है। शैवाल की बात करते हैं, स्वयंपोषी है, ये स्वयंपोषी है। अगर अमरबेल की बात करते हैं, ये परजीवी है, ये अपने भोजन के लिए दूसरे का खून चूसता है, ये अपने भोजन के लिए दूसरे का खून चूसता। कुकुरमुत्ता मृतपोषी है, ये मृतपोषी है, ठीक, ये आपका मृतपोषी है। यहां पर अगर बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन में पूछा कौन परजीवी है, तो परजीवी केवल और केवल इसमें अमरबेल है, जो दूसरे पौधों पर निर्भर करती है अपने भोजन के लिए। यह सहजीविता का संबंध है यहां पर। संबंध सहजीविता, वहां लाइकेन की अगर बात करते हैं, वहां दोनों के बॉन्डिंग हो जाती है कि भी मैं तुझे ये दूंगा, तू मुझे ये देना। जैसे सहजीविता का संबंध दाल और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसके अंदर भी किया जाता है, उनमें भी सहजीविता का संबंध है। ऐसे ही शैवाल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये जो है आपको अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शैवाल जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं। और शैवाल एक ऐसा जीव कह सकते हैं, सजीव कह सकते हैं, या एक
ऐसा उत्पाद है शैवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले शैवाल ही हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन शैवाल के द्वारा ही दी जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका एक्सप्लेनेशन ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या होगा अगर एक बकरी एक छोटे से पौधे की सभी पत्तियां खा जाए? क्या होगा अगर एक बकरी एक पौधे के सभी पत्ते खा जाए? जो छोटा सा पौधा है, बहुत कुछ भी नहीं होगा, बस वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। प्लांट नहीं लगेगा। अरे प्लांट किस चीज का लगा रहे हो? फूल नहीं लगेगा, प्लांट नहीं लगेगा है? वो तो खा गए, पत्तियां खा ली तो प्लांट कैसे बने? शेष पत्तियां और शाखाएं पौधों को बनाए रखने में मदद करेंगी। जब यहां पर अगर क्या होगा, एक बकरी छोटे से पौधे की सभी पत्तियां खा जाए तो शेष पत्ती कहां से आ गई? ये तो नहीं होगा। छोटा पौधा तने और जड़ों में रखे भोजन को से टिका रहेगा, या मिट्टी के पोषक तत्व पौधे को एक बार फिर से जीवित रहने में मदद करेंगे, ये आपको बताना है। तो यहां अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, क्या होगा अगर एक बकरी एक छोटे से पौधे की सभी पत्तियां खा जाए? अगर पौधे की सभी पत्तियों को बकरी खा जाएगी तो छोटा पौधा जो है उसमें तना भी होता है, जिसके अंदर कुछ मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है, और जड़ों में रखा हुआ जो भोजन है, जो कच्चा माल है, उसके द्वारा वो जीवित रहेगा। उसको लाकर वो धीरे धीरे फिर नई पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। और यही कारण है कि जब हम कभी भी कोई, चाहे पेड़ बड़ा हो चाहे पेड़ छोटा हो, जब उसको पूरी तरह से काट देते हैं तो उसमें दोबारा से नई पत्तियां निकल आती हैं। यही उसका कारण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कीट भक्षी पौधे कीटों को क्यों फंसाते हैं? क्या बात है, कीट भक्षी पौधे कीटों को क्यों फंसाते हैं? उन्हें मिट्टी से नाइट्रोजन के रूप में पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलता है, इसलिए फंसाते हैं। वे कभी कीड़ों के रस के रूप में अलग अलग पोषण लेना चाहते हैं, या वे स्वपोषी होते हैं और कुछ स्वपोषी भोजन नहीं बना पाते हैं? गलत है। और सप्ताह में एक बार वे अपने पाचन तंत्र का प्रयोग करते हैं कि भाई हमारा पाचन तंत्र सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, कि कीड़ों को भी खा सकते हैं हम या नहीं खा सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं भाई। ये तो ऐसा हुआ कि भाई महीने में एक बार पत्थर खाकर देख लीजिए कि हाँ हमारा डाइजेशन अगर पत्थर का हो जाता है तो हम ठीक हैं। तो ये बात गलत है। ये स्वपोषी होते हैं और अपने कुछ स्वपोषी भोजन नहीं बना पाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी ऐसा स्वपोषी नहीं है जो अपना भोजन नहीं बनाता हो। जो स्वपोषी होगा वो अपना भोजन बनाएगा ही बनाएगा। वे कभी कभी कीड़ों के रस के रूप में अलग पोषण लेना चाहते हैं, या गलत। केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उन्हें मिट्टी से नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, और कई बार ऐसा होता है, ये ऐसी भूमि पर उगने वाले पौधे होते हैं, कीट भक्षी पौधे जो होते हैं, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। और कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन होती है लेकिन उसको ये अवशोषित करने के लायक नहीं होते, इनकी पहुंच से बाहर होती है, आउट ऑफ रेंज रहती है नाइट्रोजन। इनसे होती तो है मिट्टी में लेकिन क्या रेंज से बाहर होती है। उसका अवशोषण पूर्ण रूप से जितनी जरूरत है उतना नहीं कर पाते, इसलिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। और उसके द्वारा ही, जो कल की क्लास में मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया है, उससे पहली क्लास में जो प्लांट वाली क्लास मैंने पढ़ाई है, 2 पार्ट में मैंने अभी उसको पूर्ण कराया है। अभी 2 पार्ट और उसके मैं लेकर आने वाला हूं। उससे पहले क्वेश्चन मुझे दिख रहे थे तो मैंने उन क्वेश्चनों को पूर्ण करा दिया। और जैसे ही कल से मैं फिर नए जो उसके पार्ट बचे हुए हैं, क्लासिफिकेशन अभी और बचा हुआ है, उनके हाइट के आकार पर, उनके साइज के आकार पर, रहन सहन के आधार पर तो मैं कर चुका हूं। अब उस पर बचा हुआ है, उसको लेकर आऊंगा मैं कल की क्लास में दोबारा। उनका क्लासिफिकेशन, उसके जो भाग हैं, उनको किस भाग का क्या कार्य है, कौन सा भाग क्या क्या काम करता है, और किस तरीके से वो पौधे को बनाए रखते हैं, वो सारी चीजें लेकर आऊंगा मैं कल की वीडियो में दोबारा से। कल फिर नई क्लास में लेकर आऊंगा। तब तक यहां क्वेश्चनों का मजा लीजिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ ये रहा, ग्रीन हाउस के अंदर उगने वाली फसलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए। यहां गलत कथन पूछा है, जो ग्रीन हाउस बनाया जाता है, जो किसी भी मेटेरियल का हो सकता है, पॉलीथीन का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, या कांच का हो सकता है, सिर्फ उसके अंदर सूर्य का प्रकाश जाना चाहिए। एक नॉर्मल जो पौधे के लिए टेम्परेचर आवश्यक है, वो टेम्परेचर वहां पर उसके लिए होना चाहिए।
तो यहां इस पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस किसी भी सामग्री से बना होता है जिसके माध्यम से सूरज की रोशनी नहीं जा सकती। बिल्कुल ये बात तो सही, ग्रीन हाउस किसी भी सामग्री से बना होता है जिसके माध्यम से सूरज की रोशनी नहीं जा सकती। गलत बात है, जानी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। पहली बात, हवा गर्म होती रहती है क्योंकि ग्रीन हाउस के भीतर सीमित हो जाती है। फल और सब्जी के पौधों को उगाने के लिए गर्म तापमान प्रदान करना या ग्रीन हाउस इसे तेज हवा और कृंतकों से भी बचाता है। बिल्कुल सही बात है, फल और सब्जी के पौधों को उगाने के लिए गर्म तापमान प्रदान करता है ग्रीन हाउस। बिल्कुल सही बात है, उसका मतलब ये था ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि वातावरण में अपना टेम्परेचर बनाए रखने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट अनिवार्य है। हवा गर्म होती रहती है क्योंकि ये ग्रीन हाउस के भीतर सीमित हो जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो केवल और केवल यहां गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। एक्सप्लेनेशन इसका ये रहा, ग्रीन हाउस किसी भी सामग्री से बना होता है जिसके माध्यम से प्रकाश गुजर सकता है, जैसे कांच का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, और किसानों को इससे कई फायदे मिलते हैं, जैसे कि फसल अच्छी तरह से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गलत कथनों का चयन करें। क्या हुआ जब गेहूं का आटा खुले में छोड़ दिया गया कुछ दिनों के बाद? पता नहीं क्या हुआ, गलत कथन ढूंढना है। क्या हुआ जब गेहूं का आटा खुले में छोड़ दिया गया तो कुछ दिनों के बाद इससे दुर्गंध आने लगती है, ये स्पोरोफाइटिक कवक और खमीर की वृद्धि शुरू हो जाती है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, या यह वह स्थान है जहां राइजोबियम जीवाणु पनपते हैं? आप लोगों को बताना बहुत ही जल्दी से, इसका राइट आंसर करें। बहुत ही जल्दी से, बहुत ही जल्दी से आप लोगों को बताना है। देखते हैं क्या इसका राइट आंसर। गलत कथनों का चयन करें। बिल्कुल गलत कथन बताना है आपको। तो यह वह स्थान है जहां पर राइजोबियम तो पौधे के जड़ में पनपते हैं, राइजोबियम पौधे की जड़ में पनपते हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि राइजोबियम यहां आटे में पनपेंगे? गलत बात है, ऑप्शन नंबर डी, और गलत ही पूछा। बाकी तो इससे दुर्गंध आने लगती है, जब आटे को बाहर रखा जाता है तो उससे दुर्गंध आने लगती है, वो फूल जाता है, उसके अंदर खमीर यीस्ट पैदा हो जाता है, कवक आ जाता है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ता है, तो वो फूलना शुरू हो जाता है। तो इसका राइट आंसर, बहुत लोगों ने देखा होगा, रात का बचा हुआ आटा जब घर में रखा जाता है तो उसको अगर फ्रीज में रख दिया जाए तो बच जाता है, अगर कई बार फ्रीज में भी खराब हो जाता है, लेकिन अगर खुले में रख दिया जाए तो वो फूल कर उसमें एक जाली सी आ जाती है। ठीक, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ ये रहा, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध साधारण कच्चे माल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक रूप से उपलब्ध साधारण कच्चा माल जो होता है उसका उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? विषम पोषण, स्वपोषक, परजीवी या सेप्रोफाइट्स? बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर करें, देखते हैं आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं। तो यहां प्राकृतिक रूप से उपलब्ध साधारण कच्चे माल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करने वाले पौधे, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि वे स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषम जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषी जो दूसरों पर निर्भर कहते हैं, मृतपोषी जो मरी हुई चीजों पर निर्भर रहते हैं। ठीक, तो यहां इसका राइट आंसर परजीवी हैं जो पूर्ण रूप से ही दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर, स्वपोषी ऐसे जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पानी, CO2 जैसे सरल पदार्थों में से स्वयं भोजन बनाते हैं। उदाहरण हरे पौधे। हेटरोट्रॉफ ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन नहीं बना सकते और पौधों द्वारा तैयार भोजन नहीं ले सकते। उदाहरण पशु और मनुष्य परजीवी जीव हैं जो जीवित रहते हैं और दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, जिन्हें मेजबान कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, उनको गेस्ट होस्ट कहा जाता है जिनके ऊपर वो रहते हैं। तो यहां इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरकों के लिए सही नहीं है? ये आपको बताना, निम्न में से कौन सा उर्वरकों के लिए सही नहीं है? ये वे उपज में वृद्धि करते हैं, बी इनके अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है। बिल्कुल सही बात है।
वे आमतौर पर कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं। डी, वे पर्यावरण के अनुकूल हैं। तो यहां आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सही नहीं पूछा गया है यहां पर, कौन सा उर्वरकों के लिए सही नहीं है, तो ये वे उपज में वृद्धि करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये पैदावार बढ़ाते हैं। इनके अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी के पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। वे आमतौर पर कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनकी बहुत कम मात्रा की ही आवश्यकता होती है, लेकिन हम गलती करते हैं, बार बार खेतों में ज्यादा उर्वरक डालते रहते हैं, और ज्यादा उर्वरक डालने से क्या होता है, मृदा बंजर हो जाती है। और क्वेश्चन में भी बहुत बार ये पूछा जाता है आप लोगों से कि खेतों में, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, क्या होगा अगर खेतों में ज्यादातर रासायनिक उर्वरक ज्यादा डाल दिए जाएं, क्या होगा, तो उनके उपयोग से मृदा बंजर हो जाती है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है, इसलिए वो आमतौर पर कम मात्रा में उपयोग किए जाने चाहिए। इसका एक एक पॉइंट आपके लिए कीमती, इसमें से क्वेश्चन निकल कर आता है, हर साल आता है। वे पर्यावरण के अनुकूल हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, ये पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, पर्यावरण में असंतुलन पैदा करते हैं, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही गलत होगा, और यही आंसर इसका सही है, क्योंकि यहां पर गलत ही पूछा है, सही नहीं है। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। उर्वरक पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते क्योंकि वे विशेष पोषक तत्वों से भरपूर रासायनिक पदार्थ हैं, हालांकि वे फसल की उपज में वृद्धि करते हैं। एक ही खेत में उर्वरकों के बार बार और अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। ये जल निकायों को भी दूषित करता है, क्योंकि ये बारिश से धुल जाते हैं और जल स्तर में रिस कर चले जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण पैदा करते हैं, जो मनुष्य के लिए खतरा पैदा होता है। वायु में उड़कर जाते हैं, जब इनको छिड़काव किया जाता है बहुत सारे वायु में मिल जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है, और जब भूमि के अंदर ये जाते हैं तो वहां पर मृदा प्रदूषण भी ये फैलाते हैं, क्योंकि मिट्टी को बंजर बना देते हैं, उसकी उर्वरक क्षमता भी कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है, ये आप लोगों को बताना है। सही होगा या गलत होगा, कोई तो एक होगा, यहां आप लोग बताइए। ताजे कटे हुए अनाज के किनारे लगने से पहले सूखा लेना चाहिए। जो ताजा कटा हुआ अनाज है उसको किनारे पर एक जगह रखने से पहले उसको सुखा लेना चाहिए। फलीदार पौधों की जड़ों में मौजूद राइजोबियम नाइट्रोजन को स्थिर करता है। सभी फसल पौधों को प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, या इसमें से कोई नहीं। प्रत्यारोपण सभी को आवश्यकता कहां होती है भाई, सी तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बाकी आप लोग देख लेंगे कौन सा ऑप्शन गलत है या सही है। तो बिल्कुल ताजे कटे हुए अनाज के किनारे से लगाने से पहले सुखा लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसके अंदर फंगस पैदा हो जाती है और अनाज खराब हो जाता है। ठीक, फलीदार पौधों की जड़ों में मौजूद राइजोबियम नाइट्रोजन को स्थिर करता है, नाइट्रोजन जो है उसका बैलेंस बनाने का एक काम करता है, तो इसका राइट आंसर बी भी सही होगा। तीसरे की बात करते हैं, सभी फसल पौधों को प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, यह बात गलत है। और जब यह गलत है तो यह भी दो सही हो गए, तो इसमें डी भी गलत होगा। तो केवल और केवल इसका राइट आंसर सी गलत है, और सी ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें गलत ही पूछा गया है। ये कौन सा ऑप्शन, जब यहां दो सही हैं एक गलत है, तो यहां आप लोगों को वही चुनना है जो सबसे अलग हो, अकेला रह जाए। जो जिसकी मेजोरिटी ज्यादा हो जाए उसको सही में, और जिसकी मेजोरिटी अकेली हो जाए उसको गलत में आंक दें। ठीक, यहां इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो ये रहा, कुछ फसल पौधों को प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, सभी को नहीं होती है, सिर्फ सभी कथन सही हैं। आपका उत्तर जो है विकल्प सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, खाद का उपयोग जो सही नहीं है आपको बताना है। खाद का उपयोग जो सही नहीं है वो आपको बताना है। मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी की बनावट में सुधार लाता, अनुकूल रोगाणुओं की संख्या बढ़ाता है, या जल प्रदूषण के कारण भी बढ़ते हैं, ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए। इसमें बताना है खाद का उपयोग जो सही नहीं है, यानी कि क्वेश्चन देखो कितने प्यार से इसको, बहुत बढ़िया, आप बड़ा अजीब तरीके का आंसर देंगे, आपको एक बार में समझ नहीं आएगा। यहां पूछा गया है क्या, खाद का उपयोग जो सही नहीं है, यानी कि नेगेटिव में पूछा गया है, नेगेटिव आंसर है। खाद का उपयोग जो सही नहीं है, जो सही बात होगी वो यहां आपको, जल धारण की क्षमता को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। मिट्टी की बनावट में सुधार लाता है, कुछ हद तक सही है। अनुकूल रोगाणुओं की संख्या बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। जल प्रदूषण का कारण भी बनता है, यह बात खाद के लिए सही है या नहीं है?
अब इसको सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, यहां उल्टा बता रहे हैं सर। यहां खाद का नाम दिया गया और खाद है आपकी जैविक खाद। यहां जिक्र किया गया है जैविक खाद के बारे में, क्लियर है? तो यहां जल प्रदूषण का कारण जैविक खाद नहीं बनते हैं, तो यहां इसका राइट आंसर डी होगा। यहां ऐसे प्रश्न का हल करने के लिए आप लोगों को मैं बता देता हूं कि अगर कुछ भी समझ ना आए तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों को, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए 3 ऑप्शन उसमें एक साइड एक तरह के होंगे और एक उसमें भिन्न होगा, सिर्फ भिन्न को ही अलग कर देना है। जैसे अनाज और दाल एक जगह मिक्स होती हैं और उसमें जो खाने वाली चीजें होती हैं, मान लिया अनाज के साथ में आपका और भी बहुत सारी कई चीजें होती हैं, बाजरा है, ज्वार है, वो मिक्स है तो भाई खाने के काम आ जाएगी। लेकिन अगर दाल है तो चलो ये पकाने काम आती है, इसको अलग कर दीजिए। या दाल में कंकर जैसे आ जाती है, भाई कंकर अलग कर दीजिए यहां से, ठीक। तो ये यही इसका खाद का उपयोग जो सही नहीं है आपको बताना था, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लिए। विकल्प डी को छोड़कर सभी कथन सही हैं, क्योंकि उर्वरक जल और मृदा प्रदूषण के स्रोत है। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है और इसका उपयोग उर्वरकों से बेहतर माना जाता है, ठीक। जो उर्वरक उपयोग करते हैं उनसे बेहतर उपयोग में लाया जाता है खाद को। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कथनों को ध्यान से पढ़े और चुने कि कौन सा विकल्प सीड ड्रिल से जुड़ा नहीं है। सीड ड्रिल के माध्यम से बीजों को बोना, सीड ड्रिल कहा जाता है कि ड्रिल के माध्यम से बीजों को बोना। किसी ऐसे एक ड्रिल होती है जिससे छेद किया जाता है भूमि में, उसके माध्यम से बीजों को बोना, सीड ड्रिल से संबंधित कौन सा कथन सीड ड्रिल से जुड़ा है, यह आपको बताना है या नहीं है। सीड ड्रिल द्वारा बीजों को एक समान दूरी पर बोया जाता, बिल्कुल सही बात है। सीड ड्रिल के द्वारा बिल्कुल बीजों को बिल्कुल दूरी, समान दूरी पर, अगर यहां पर 1 फीट की दूरी बनाई गई तो 1-1 फीट की दूरी पर ही बोया जा सकता है, यह बात बिल्कुल सही है। भीड़ भाड़ से बचने के लिए सीड ड्रिल ने बीजों को मिट्टी और गहराई से ढक दिया है। भीड़ भाड़ से बचने के लिए, तो बिल्कुल यह बात भी लगभग सही है। सीड ड्रिल से फसल की उपज के अनुपात में 9 गुना तक सुधार होता है, या इसमें से कोई भी नहीं। ये आप लोगों को बताना है, सुधार होता है या नहीं होता है, ये तो आप बताएंगे, मुझे तो अभी मालूम नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात देखें, ये क्वेश्चन बड़ा अजीब है। सीड ड्रिल का, पहली बात तो सीड ड्रिल का नाम नया सुना है आप लोगों ने, उसको लेकर कंफ्यूज हैं। सीड ड्रिल होता है एक ड्रिल के माध्यम से बीजों को बोया जाता है, तो यहां सीड ड्रिल द्वारा बीजों को एक समान दूरी पर बोया जाता है, ये बात सही है। भीड़ भाड़ से बचने के लिए सीड ड्रिल ने बीजों को मिट्टी और गहराई तक ढक दिया जाता है, बिल्कुल सही है। सीड ड्रिल से फसल की उपज के अनुपात में 9 गुना तक सुधार होता है, हो सकता है या नहीं। यहां सीड ड्रिल के माध्यम से सबसे बड़ा नुकसान होता है। ये जितने भी कथन दिए गए हैं वो सब सीड ड्रिल से जुड़े हुए हैं, ये सभी कथन सीड ड्रिल से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई भी उससे जुड़ा हुआ कथन ऐसा नहीं है कि उससे जुड़ा हुआ कथन ना हो, ठीक। तो यहां जो पूछा गया, कथनों को ध्यान से पढ़ें और चुनें कि कौन सा विकल्प सीड ड्रिल से जुड़ा हुआ नहीं है। यह पूछा गया है, जुड़े हुए तो सभी हैं, सभी का ऑप्शन इसमें है नहीं, तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सीड ड्रिल से जुड़ा हुआ नहीं है। और सीड ड्रिल के माध्यम से बोई गई फसल में एक सबसे बड़ा नुकसान होता है, कभी कभी बीज इतनी गहराई तक चला जाता है कि वो जमीन से बाहर नहीं आ पाता, जो कि फसल का इसमें नुकसान भी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, ये डी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे कल की क्लास में दोबारा एक नए सेशन के साथ में, और लेकर आऊंगा मैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल पीडीएफ को पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना होगा, टेलीग्राम पर जुड़ना होगा। तो मुलाकात करेंगे कल की क्लास में एक नए सेशन के साथ में। क्लासिफिकेशन जो बचा हुआ है इस चैप्टर से, एक बार मेरी वीडियो को देख लीजिए, एक बार मेरी जितनी क्लासें हैं उनको पढ़ लीजिए, आपको दोबारा जीवन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इतनी बारीकी से। और कोई भी एग्जाम, जो टीचर बनने के लिए कोई भी एग्जाम है, चाहे
सीटेट है, यूपीटेट है, एमपीटेट है, रीट है, कुछ भी एग्जाम आप दे रहे हैं प्रत्येक में इस चैप्टर से रिलेटेड सिलेबस लगभग सभी का समान सा ही होता है। तो बिल्कुल इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो यहां इन क्लासों के माध्यम से आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ लेट्स गेट टीईटी के साथ। तो मुलाकात करेंगे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।